चलिए देखिए अभी हुआ क्या, वीडियो रुक गया, शायद स्टोरेज फुल हो गए थे। क्योंकि देखिए यही चीज कहा जाता है ना, टेक्निकल चीज में अगर एक भी चीज का अगर दिक्कत हो जाए, वो तो सही हुआ कि अभी हम जस्ट इसके पिछले प्रश्न किया और यहाँ जाकर के फोन को देख लिए। अन्यथा ऐसा होता कि पूरे 1 डेढ़ घंटा लगातार क्लास ले लेते, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारे साथ हुआ, पर आज नहीं हुआ। तो इसको हम अलग ही अब देंगे। देखिए क्योंकि अब अगर उस 20 प्रश्न को, 20 मिनट का लगभग वो क्लास चला, उस 20 मिनट के क्लास को अगर इसको हम जोड़ने में इसको लाएं, तो मतलब समय फालतू में हमारा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा 20 मिनट का अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये फिजिकल केमिस्ट्री का पॉइंट्स हम चल रहे थे। ठीक है, जो कि इसका पार्ट 1 अलग होगा और पार्ट 2 अलग होंगे। 245 प्रश्न था टोटल, उसमें से लगभग ज्यादा प्रश्न तो किए नहीं है। अभी 20 मिनट का मतलब लगभग 21 पहुंचे ना, वही 15 प्रश्न के आसपास हुआ होगा। तो अभी पार्ट 2 में यहाँ हम फिजिकल केमिस्ट्री ग्रुप डी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। क्लास काफी धुन में ले रहे थे, क्योंकि संडे को ही क्लास ये चल रहा था। मॉर्निंग से सुबह से एक भी बैच नहीं लिया, इसलिए एनर्जी पावरफुल था। चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा करके निकल रहे थे। पर कोई बात नहीं, 5:30 बजा है आसपास में, 6:30 1 घंटे का क्लास ये फिर से हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूरा एकदम बहुत अच्छे हैं, प्रश्न पूछे ग्रुप डी। ठीक है, तो आओ और इसका उत्तर दो। क्या कह रहा, 1521 नंबर ना। और हम क्या बोल रहे हैं कि अभी हम बैक की ओर चलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पीडीएफ बनाया गया है, ये आपको कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हार्ड, इजी टू हार्ड लेवल का हमारा पीडीएफ बनाया गया है, इसलिए हम पीछे से चल रहे हैं कि ताकि इजी टू हार्ड की ओर चले। हार्ड टू इजी बनाया गया था, सॉरी, ये जो पीडीएफ है वो हार्ड टू इजी लेवल का बनाया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्यूशन करते हैं तो इजी टू हार्ड लेवल की ओर आगे चढ़ेंगे, इसलिए इसको हम पीछे से लेकर के आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा, धातु का भौतिक गुणधर्म। अब इसमें कौन है जो धातु का क्या है, कौन सा गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है। देखिए धातु में तन्यता होती है और आघात वर्धनीय होता है, ये बात सही है, ये उसके गुण हैं। क्योंकि जो अभी हमसे शायद पार्ट 1 वाले में जो एक पिछले का प्रश्न आया था 2nd नंबर, वो यही था, मृदु होता और हल्के बल से टूट जाता। नहीं, इसको तोड़ के दिखाओ ना, धातु ठोस मजबूत होंगे। उष्मा का कुचालक होगा, नहीं, सुचालक होते, भंगुर नहीं होता। कक्ष तापमान पर गैस में उत्पन्न होते हैं, नहीं, ये सब गलत है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो पार्ट 2 क्लास में आप सभी लोग जुड़े रहें। ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्या, प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। स्पीडी और लूसेंट वगैरह अगर आप पढ़ के जाइएगा, पक्का है कि रिजल्ट इस बार भी नहीं होगा। रीजन, क्योंकि प्रश्न को देख रहे हैं ना आप सब, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन वाला समय गया। एनसीईआरटी फॉलो करो तभी रिजल्ट होगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के रसायन की कुल संख्या क्या होती है। क्या कहा जा रहा, संतुलित। देखो कोई भी समीकरण को हमें बैलेंस करना होता है, तो संतुलित समीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या, खाली स्थान सदैव परिवर्तित होती है दोनों पक्ष पे। संतुलित करने का मतलब हो रहा दोनों पक्ष पर बराबर होना, अभिक्रिया पक्ष अधिक होना, गलत बात है, उत्पाद पक्ष अधिक होना नहीं। संतुलित इसलिए करते हैं कि अभिक्रिया से पहले और उत्पादक जो होता है वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों को क्या किया जाता, संतुलित किया जाता। B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए ऊर्ध्वपातन के उदाहरण के सही युग्म का चयन करें। ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे, कि कोई भी जो पदार्थ है वह ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, वैसे तुम अगर ऊर्ध्वपातन की क्रिया छोड़ दो तो ठोस पहले द्रव बनेगा और द्रव के बाद गैस बनेगा, ऐसी क्रिया होती है। पर ऊर्ध्वपातन क्रिया यह कहता है कि ठोस डायरेक्ट बदल जाना किस में, गैस में, ठोस डायरेक्ट बदल जाना गैस में, उसको ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जैसे शुष्क बर्फ और नमक, देखो नमक में ऐसा गुण नहीं होता, नमक कपूर, कपूर होता पर नमक नहीं होता, इसलिए ये गलत। कपूर और नैफ्थलीन की गोली होते हैं, चीनी तो होता ही नहीं है, नैफ्थलीन होते हैं। देखो कपूर को क्या करेंगे, कपूर ठोस है, उसको जला दो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। नैफ्थलीन गोली किसको कह रहे हैं, कपड़ा में रखते हैं ना, बक्सा उक्सा में देख रहे हैं मम्मी उम्मी क्या रखते हैं, एगो गोली गोल सा रखते हैं, उसको नैफ्थलीन गोली बोलते हैं, कपड़ा खराब ना हो इसके लिए। तो बाद में होता है क्या कि गोली जब उसमें रख दिए तो बाद में गोली गायब हो जाता है, तो वो वहां पे ऊर्ध्वपातन की क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई, ऊर्ध्वपातन। सी नंबर सही आंसर। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। देखिए कथन क्या कह रहा, उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होता है
जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होता है। देखो क्या ये पहला सही है? क्या बोला जा रहा है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। उदासीनीकरण अर्थात चलो अब ऐसे हम लवण बनाते हैं, ये किए थे ना, ये किए थे ना, अम्ल, अम्ल और क्षार, ये हम जो बोले थे पार्ट 1 में बोले थे, सॉरी पार्ट 1 में बोले थे, अभी चलो पार्ट 2 में भी ये बात हमें बोलना होगा कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और प्लस जल बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिए थे HCl NaOH, तो ये अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O जल बन गया था। ये इसका एग्जाम्पल था, ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखो तो क्या अम्ल और क्षार जो लवण है ये उदासीन होते हैं? हाँ जी एकदम होते हैं। तो उदासीन होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो गया, अर्थात कथन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। कथन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अभी आगे पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। उदासीनीकरण के दौरान जल और लवण बनते, देख लो, खुद देख लो हीरो, लवण और जल बना या नहीं बना? तो दोनों सही है, दोनों सही है। कथन ए और आर दोनों गलत है, ए और बी, सॉरी कथन ए और बी दोनों सही है। तो बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, ये बी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलो आगे चलो, 18 के बाद 17 नंबर प्रश्न। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या खाली स्थान द्वारा निरूपित की जाती है। ये सूत्र है जी, जैसे कोष KLMN पढ़े होंगे, KLMN पढ़े होंगे, कौन सा कोष आप कक्षा पढ़े हैं कि नहीं? KLMN। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित करने के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र हमें बताओ। तो वो सूत्र बच्चा बच्चा जानता है कि 2n² होते हैं। जैसे पहली कक्षा K, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद M, उसके बाद N। अब बताओ K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होंगे K कक्षा के लिए? तो K पहली कक्षा अर्थात 2n², 2n का मान 1, 1 का स्क्वायर 2 इकाई 2 बराबर 2। ये K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार L कक्षा में ले 2n², तो ये 2 और n का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार तीसरी कक्षा M होते हैं, तो 2n² अर्थात 2 गुना 3 का स्क्वायर 2, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, KLM इसमें 2 8 18। उसी प्रकार चौथा में भी तुम निकाल लो। तो इस प्रकार इसका जो सूत्र है इलेक्ट्रॉन को निर्धारित करने के लिए अधिकतम संख्या के लिए 2n² होते हैं। क्या होता है? 2n² होते हैं। ठीक है, ये 17 हो गया। चलो, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा क्या? रासायनिक, वही बात, सॉरी वही बात क्या, ये पार्ट 2 वीडियो चल रहा, अभी पार्ट 1 बंद हुआ था तो हमको लगा कि आपको बताएं, लेकिन फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हुआ जो अपनी अवस्था में पुनः वापस आ जाए उसको भौतिक परिवर्तन, और एक बार अभिक्रिया करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आता उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल उसमें भी बताए थे कि बर्फ जब पिघल जाएगा तो पानी बनेगा और पानी से पुनः बर्फ बना सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन दूध से एक बार दही बना दिए तो दही से दूध नहीं बनाएंगे, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो पेट्रोल एक बार अगर जल गया तो दोबारा पेट्रोल प्राप्त नहीं होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। जल का वाष्पीकरण, वाष्प कर दो फिर से जल हम ला सकते हैं, इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन। नमक और जल का मिश्रण भौतिक परिवर्तन, अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताओ नमक और जल के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, कमेंट करके बताओ। बर्फ का पिघलना, एक बार बर्फ पिघल गया पुनः बर्फ बना सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक का पूछा है, ए आंसर हो गया। चलो अगले नंबर क्वेश्चन बताओ। विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया है, इनमें कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तुम बात समझो, देखो लिटमस पत्र के द्वारा पीएच मान का निर्धारित किया जाता है, लिटमस पत्र के द्वारा पीएच मान का निर्धारित किया जाता है। अब समझो, अगर कोई विलयन है, अगर कोई विलयन है और वह लिटमस पत्र को लाल से, गौर से समझना, लाल से नीला बदल दे रहा है, लाल से नीला बदल रहा है तो वह क्षार है। और अगर कोई लिटमस पत्र नीला से
लाल में ला रहा है तो वह अम्ल है, नीला से लाल में ला रहा है तो वह अम्ल विलयन है। अब तुम देखो, लाल लिटमस को नीला कर दिया, लाल लिटमस को नीला कर दिया तो क्षार होंगे। और एक बात जान लीजिए कि क्षार का पीएच मान 8 से 14 तक होता है और अम्ल का पीएच मान 1 से 6 तक होता है। अब खुद तुम सोचो कि अगर कोई क्षार है तो उसका पीएच मान कितना होगा। अब पीएच मान अगर 2 हो गया तो वह तो अम्ल हो गए, पीएच मान 11 हो गया क्षार हो गया, 6 है अम्ल हो गया, और यहाँ अम्ल हो गया, यहाँ भी अम्ल हो गया। कौन क्षार है, अर्थात ये जब नीला से लाल से नीला कर दिया मतलब हम जाने कि क्षार है, और क्षार का पीएच मान 8 से ज्यादा होता है, 8 या 8 से ज्यादा अर्थात 7 से अधिक, 7 से अधिक, इसको कह सकते हैं 7 से प्लस, और इसको कह सकते हैं 7 से कम। 7 नहीं, 7 उदासीन हो जाएंगे। B4 बाहुबली। चलो क्या कहा जा रहा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O के बीच अभिक्रिया करते हैं तो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है और CaOH के होल 2 बनता है। इसका क्या उदाहरण है। अब खुद तुम सोचो कि यहाँ अभिक्रिया तुम कराओ, पहले यहाँ तुम अभिक्रिया कराओ, यहाँ तुम अभिक्रिया कराओ, किसको किसको, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को जब अभिक्रिया कराएं तो यहाँ CaOH का होल 2 प्लस उष्मा दिया, प्लस उष्मा दिया क्योंकि ये उष्मा क्षेपी है। तो एक बात तुम खुद सोचो कि यह अभिक्रिया कैसा बना। देखो ये दोनों आपस में जुट करके एगो बना लिया, अतः संयोजन हो सकते हैं। क्या संयोजन अभिक्रिया इसमें दिया है, हाँ तो पहले ही दिया क्योंकि जुटा ना, संयोजित हुआ कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ संयोजित हो गए। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। तो सॉरी बी क्यों बोल रहे हैं जी, ए ना बोलिए, ए बोलिए, इसका संयोजन अभिक्रिया ए ना हुआ, बी थोड़ा हुआ। चलो अगले प्रश्न पे आओ। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक नहीं, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ये हीलियम नहीं है, हीलियम नहीं क्योंकि ये तो अकेला ही एक तत्व है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ठीक है 3 समस्थानिक, कंप्लीट है। चलो अगले प्रश्न चलो। सहती संरक्षण के नियम को बताएं। अब ये सहती तो पक्का नहीं होगा और सहती संरक्षण का ही नियम है, अर्थात इसमें देखो स्थिर अनुपात का नियम 1 अनुपात में मिला। अब ये हमको लग रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछ रहा। देखिए अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन ही पढ़ो ना, तो हम सब जानते हैं कि अभिक्रिया जब होता है ना तो कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। अभिक्रिया में पदार्थ का निर्माण किया जा सकता, देखिए नए पदार्थ का निर्माण किया जा सकता, लेकिन ये सहती संरक्षण का नियम नहीं है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान सदैव घटता है, नहीं घटता, स्थिर रहता। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, द्रव्यमान हमेशा नियत रहते हैं। इसलिए D4 देवसेना, देवसेना की रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। चलिए निम्नलिखित में कौन सा धातु का विशिष्ट भौतिक गुण है। अब बताओ, भंगुर होता है, नहीं होता, चमकदार होते हैं ना, यहाँ गैर चमकदार दे रहा है, ये भी नहीं, बिजली का खराब चालक नहीं, बहुत अच्छा चालक होता, आघात वर्धनीय है, इसी के कारण उसको पीट करके पतरा बनाया जा सकता, पतरा, और तन्यता गुण के कारण उसको खींच करके तार बनाया जा सकता। तो ये गुण है। ये सब सोचो 9th वाले प्रश्न इजी लेवल वाला में अवश्य पूछा है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो गए। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितना होगा। देखो द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो ये 11 हो गए, ये 12 हो गए, तो 11 दूना 22, 1 23 होता है, अर्थात उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो गए, 23 हो गए। द्रव्यमान संख्या क्या हो गए, 23 हो गए। सी नंबर इसका सही उत्तर। चलो अगले प्रश्न पे चलो। ए स्तंभ, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित किया जाए। स्तंभ ए क्या कह रहा, अम्ल क्षार, अरे कुछ नहीं पता चल रहा ये। अब हमें पता है कि देखो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, जो हम बता देते हैं कि अम्ल 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 है जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, अम्ल है जो
हाइड्रोजन प्लस आयन देता। वैसे रहने दो, इस समय इस प्रश्न में बर्बाद मत करो, और अगर तुम बोलोगे तो हम बना देते हैं। अम्ल है जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। फिर उसके बाद क्या करा, क्षार है, उसके बाद क्षार है जो OH, क्षार है जो क्या देता है, हमें OH देता है, क्षार है। बी में क्षार दिया है ना, क्षार है जो OH पर ऋण आयन होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार। ये क्या कह रहा, जल में हाइड्रोजन, ये हो गया। नमक और जल बनाता है, ये देखो 3 वाला, नमक और जल बनाएगा, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो। उसके बाद डी क्या दे रहा, दोनों विद्युत का संचालन करता है, दोनों विद्युत का संचालन, दोनों विद्युत का संचालन करता। अब कौन करता, तो ये विलयन जिसमें आयन उपस्थित रहते हैं, तो 4 हो गया, अर्थात डी का 4 देखो इसी में है वो आंसर जो आपको चाहिए। और वैसे यहाँ हम समझा दिए कि अम्ल है जो हाइड्रोजन प्लस आयन, क्षार है जो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन होते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। दोनों विद्युत का चालन करने का मतलब विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। चलो, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH अभी हम ये बताए हैं, और यहाँ प्लस क्या बनता, उष्मा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया। अब ऐसे देखो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, पर यहाँ 2 है, 2 जुट के 1 बनाया, अर्थात ये संयोजन हो गया, तो इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहेंगे। चलिए, जब मिश्रण को वैसे इस प्रश्न को फिर से देखो, यहाँ उदासीनीकरण है, क्या उदासीनीकरण भी हो सकते हैं, क्या उदासीनीकरण भी हो सकता है, आंसर सोचो, क्योंकि संयोजन तो है, ये तो हम समझ रहे हैं, संयोजन ही होंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, संयोजन ही होंगे। अगर इसमें और पूछ देता प्लस क्या बनाता, तो उष्मा, इसीलिए इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। पर यहाँ एक और बी मिलकर के AB बना लिया, अर्थात उष्मा संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर बताओ, बेसिक है, बेसिक NCERT का बेसिक है। जब मिश्रण को शांत छोड़ दिया जाता है तो निलंबन के कण को क्या कहते हैं। अब यहाँ जब एगो मिश्रण हो गया, ये क्या है, मिश्रण है, और निलंबन के कण को क्या कहेंगे, कण विलायक में घुल जाता है। जब कण को शांत छोड़ दिया जाता है तो वह नीचे बैठ जाते हैं, मिश्रण स्पष्ट और पारदर्शिता हो जाती है, मिश्रण स्थिर हो जाता है तथा इसे मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुद सोचो, तुम खुद सोचो। और ये निलंबन की बात कही जा रही है, निलंबन देखिए, जब निलंबन में कण क्या होता है, नीचे बैठ जाएंगे, कण कहाँ हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो नीचे वाला ऑप्शन दिया है, को शांत छोड़ दिया जाए तो वह नीचे बैठ जाएगा। B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते, दोनों में एक भी काम हम नहीं कर सकते। रासायनिक अभिक्रिया में आयतन वगैरह कुछ नहीं है, द्रव्यमान में द्रव्यमान के बारे में सोचो। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। B4 बाहुबली। रासायनिक अभिक्रिया में दाब को ना तो निर्मित किया जाता है और ना ही नष्ट किए जाते हैं, यहाँ दाब शब्द का कोई चर्च नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसी तापमान की कोई बात नहीं। रासायनिक अभिक्रिया ये हो गया B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। देखिए, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होंगे तो सामान्य क्या होगा, अब यहाँ आएगा उदासीनीकरण, यहाँ आएगा उदासीनीकरण, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाएगा, लवण प्लस जल, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। यह अभिक्रिया क्या कहलाएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। चलो यहाँ आ जाओ, कौन सा कथन है जो एक परमाणु में प्रोटॉन के अभिलक्षण को सटीक वर्णन करता है। वे एक परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, ये बात सही है। वे ऋण आवेशित होते हैं, देखो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में उनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये गलत बात है। वे नाभिक के चारों ओर चक्कर तो इलेक्ट्रॉन लगाएगा, यही है, वे परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ए नंबर इसका सही उत्तर, ए नंबर इसका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलयन की सांद्रता को सबसे यथार्थ रूप से परिभाषित करता है। विलयन की सांद्रता मतलब विलयन का गाढ़ापन,
द्रव्यमान और वेग के बीच अनुपातिक संबंध होते हैं। वायु में परिक्षेपित गैसीय कण की कुल संख्या होती है। क्या विलयन में सांद्रता पूछा है ना, या ये वर्ण और फ्लेवर जैसे संवेदी विशेषताएं होती है। विलायक में सापेक्षिक विलायिता पदार्थ होते हैं। देखो होता क्या, विलयन में सांद्रता कहने का मतलब वह विलयन कितना गाढ़ा है, क्योंकि सांद्रता से तो यही निर्भर हो रहा कि सबसे यथार्थ रूप से परिभाषित क्या करेगा। अब इसमें सांद्रता को यथार्थ रूप से परिभाषित क्या करता है, ऑप्शन पढ़ो पता चल जाएगा। द्रव्यमान और वेग के बीच अनुपातिक संबंध, देखिए ये द्रव्यमान और वेग में सांद्रता का कोई संबंध नहीं है। वायु में परिक्षेपित गैसीय कणों की कुल संख्या, देखो चलो ये बात हम मानते हैं, वायु में गैस के कुल कणों की संख्या पर उसका घनत्व निर्भर करेगा, ना कि उसकी सांद्रता निर्भर करेगा। सांद्रता के लिए चाहिए विलयन, यहाँ तो उसके घनत्व की बात है, ये हो सकता है। वर्ण और फ्लेवर जैसी संवेदी विशेषता, ये तो और अलग है। विलायक, विलायक मतलब हो गया क्या, जल। विलायक मतलब क्या हो गया, जल के सापेक्ष विलयित पदार्थ की मात्रा। हाँ ये सही है, क्योंकि देखो एक बात समझो कि विलयन पहला हम तैयार कर रहे हैं, विलयन पहला तैयार कर रहे हैं। 10 ग्राम जल में अगर 2 ग्राम हम चीनी डाल दें तो ये जल हो गया जो विलायक हो गया, और ये हो गए जो विलेयी हो गया। लेकिन जब यही दूसरा बी विलयन, दूसरे नंबर विलयन में 10 ग्राम ही जल को रहने दें, अर्थात विलायक इतना रहने दें, पर इसमें 4 ग्राम हम विलेयी मिलाएं, चीनी मिलाएं, तो जाहिर सी बात जो बी का सांद्रता होगा वह ज्यादा होगा, अर्थात दूसरा का सांद्रता ज्यादा होगा। तो उसमें विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करता है। तो विलायक के सापेक्ष विलेयता पदार्थ की मात्रा कितना उसमें मिलाया गया, डी फॉर देवसेना इसका सही उत्तर। आओ इधर, जिंक कणिकाओं में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब एक बात बताइए, जिंक जेडेन में HCl मिला दें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होना शुरू कर दिया, तो निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण निर्माण, भौतिक परिवर्तन या विलयन। अब पहले तुम ये सोचो कि क्या उसको हम जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने लगा तो पुनः वापस ला सकते हैं जिंक में, नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। वहां मिश्रण से संबंधित इस प्रश्न में कोई माय बाप इसका नहीं है, विलयन भी नहीं, और चुनना सिर्फ भौतिक और रासायनिक में ही था, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उसका गुण मिल रहा है उसको या तो ए या सी में आंसर होगा, तो इसका ए सबसे सटीक है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए यहां चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या को सही रूप से निरूपित करता, बताओ। द्रव्यमान के लिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अंतर नहीं, अंतर में घटाव हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होना चाहिए, सी इसका सही होगा, सी इसका सही होगा। आप उत्तर जान के भी आपसे एग्जामिनर गलत करवा लेगा। निम्नलिखित में कौन कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है, अर्थात अब ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, तो अवस्था का परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, इसे किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाना नहीं, मिला देंगे तो अवस्था बदल लेगा, नहीं, पदार्थ को घोलना, पदार्थ को काटना, तापमान एवं दाब में परिवर्तन, ये सटीक आंसर हमको लग रहा कि अगर किसी का तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस से वह द्रव बन सकता, द्रव से गैस भी बन सकते हैं, दाब अगर बढ़ाएंगे तो भी अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए डी फॉर देवसेना इसका सही उत्तर हमें लौक रहा है। ठीक है, आगे चलो। आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है, अब उसके आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणुओं को आयनों को छोड़कर, या अणु में परमाणुओं की सभी परमाणु द्रव्यमान को छोड़कर, सभी तत्व के परमाणु क्रमांकों को वर्ग करके, घटक तत्वों की परमाणु त्रिज्या को गुना करके। तो कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, कैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, किसको किसको, आणविक द्रव्यमान में अणु की संख्या गिनो, परमाणु को छोड़ दो, तो उपस्थित परमाणु गया, उपस्थित परमाणु के सभी परमाणु, तो ये तो परमाणु को ही गिन रहा, ये चला जाएगा। अणु में परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे तो आणविक द्रव्यमान निकलेगा, परमाणु क्रमांक के वर्ग नहीं, परमाणु त्रिज्या नहीं, अणुओं में कितना परमाणु है उस सभी परमाणु के द्रव्यमान को ही उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलो यहां चलो, एक यौगिक में तत्व खाली स्थान
संयोजित होते हैं। अब कोई भी यौगिक में तत्व है रासायनिक रूप से, वाष्प द्वारा, भौतिक रूप से, निस्यंद द्वारा, किस रूप से संयोजित होता है, किस रूप से? तो देखो कोई भी अगर यौगिक में तत्व है जो संयोजित होंगे तो वह रासायनिक रूप से संयोजित होता है, क्योंकि अगर वह भौतिक रूप से संयोजित होता ना तो उसको आप होते हुए देखते हैं कि किस तरीके से मिल रहा है। लेकिन जब दो तत्वों अर्थात यौगिक का निर्माण किया जाता है तो वो रासायनिक रूप से मिल जाते हैं। तो संयोजित कैसे होता है? रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से नीचे, द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं? कि जो उसका क्वथनांक है उसी से नीचे वह वाष्प बनने लग जाए, उसको वाष्पन कहते हैं। इसीलिए जल का क्वथनांक भले ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जल वाष्प बनने की क्रिया 100 डिग्री से नीचे भी करता है, उसी को वाष्पन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वाष्पन। B4 बाहुबली। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम रूप है? विषमांगी मिश्रण शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक तरीकों से और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, विषमांगी मिश्रण में कोई तोड़ने जोड़ने की बात नहीं है, वो मिश्रण होना चाहिए। वो मिश्रण क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक तरीकों से और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ने मरोड़ने की बात विषमांगी मिश्रण ऐसा कुछ नहीं कहता। ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होता, ये बात सही है। अगर समांगी मिश्रण होता तो समान रूप से वितरित होता, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे, तथा उसे आसानी से अलग अलग देखा जा सकता। देखिए, तो विसमांगी का गुण ऐसा होता है कि उसके जो कण होते हैं वह समान रूप से वितरित नहीं होता है, उसको हम आसानी से अलग अलग रूप में देख सकते हैं। और विसमांगी का ये गुण हो गया। समांगी का होता कि समान रूप से वितरित होते हैं और उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। तो B4 बाहुबली ही इसका उत्तर सही है विषमांगी मिश्रण का। किसी विशेष विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को खाली स्थान रूप में प्रदर्शित करते हैं। सोचो, ये सांद्रता नहीं कहते हैं उसको। अभी जस्ट इससे पहले एक सांद्रता का प्रश्न आया था। विलेय में विलायक में विलेय को मिला दिए, विलायक में विलेय को मिला दिए तो उसमें कितना हुआ? घुला हुआ रहेगा, वो वही उसका सांद्रता कहलाएगी, वही उसका क्या कहलाएगा? सांद्रता कहलाएगा। किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण, पदार्थ के कण क्या है? गति में है, उसके दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिश्रित होने की घटना को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण, पदार्थ के कण गतिशील है, दूसरे पदार्थ के साथ फैल गया या मिल गया कि घटना को क्या कहेंगे? विसरण, वाष्पन, संघनन। ऊर्ध्वपातन तो डायरेक्ट ठोस से द्रव में बदलना, संघनन मतलब कुछ और, वाष्पन मतलब वाष्पीकृत होना, ये विसरण कहलाएगा। फैलना, फैलना, फैल जाना, दूसरे पदार्थ से फैलना और मिश्रित होने की घटना को विसरण कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विसरण कहते हैं। चलो, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या पे निर्भर करती है। आकलन के रूप में परमाणु संख्या के 3 गुना होता? नहीं, नहीं, द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या का दुगना देता तो हम सोच भी सकते थे। परमाणु के नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ता है, ये सही है, द्रव्यमान में जोड़ता है। कुल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन को जोड़ता है? नहीं, परमाणु में कुल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ते हैं। सही तो इसको गलत क्यों किए थे यार? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना ही परमाणु संख्या कहलाता। B4 बाहुबली सही तो है, B4 बाहुबली सही तो है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया का सर्वोत्तम रूप है? बताओ, कितनी बार बताएं कि अम्ल और क्षार मिला दो, लवण और जल बनेगा, वो उसका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और ये पार्ट 1 वीडियो से ही हम कहते हुए आ रहे हैं, पार्ट 1 वीडियो से ही हम कहते हुए आ रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ए इसका सही उत्तर, ए उसका सही उत्तर। चलो, अपघटन अभिक्रिया क्या होंगे? अपघटित होकर के दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर लेगा? नहीं, तो उसको अपघटन नहीं कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, उसको संयोजन कहेंगे। एक पदार्थ दो या दो से अधिक अभिकारक से बनता है, अभिकारक से बनता है, अगर बन गया तो वो भी अलग बात है। यहां अपघटन हो रहा, टूटना, एक यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटना, उसको अपघटन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अपघटन कहेंगे। तो 91 का
91 का क्या हो जाएंगे? आंसर डी हो जाएंगे, 91 का डी हो जाएंगे। चलो अभी 90 में चलो, 90 का उत्तर बताओ। यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है अभी कोई सांद्रित अम्ल है, इसमें अम्ल है, इसमें दनादन जल को मिला दिए, तेजी से जल मिलाते हैं, तो क्या होने की संभावना होगी? विलयन, आस्फालित होगा, अम्ल जम जाएगा, कुछ नहीं होगा, विलयन ठंडा हो जाएगा। देखो अब वो उसमें सांद्रित अम्ल अम्ल है, अम्ल में तेजी से जल डाल दो, अम्ल में तेजी से क्या कर दो, क्या कहा कि जल को डाल दो, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा? विलयन आस्फालित हो सकता है और दग्ध का कारण बन सकता है। ये होगा, ये होंगे, इसका पहला ऑप्शन बोर्ड लिया, ठीक है। अभी कणों का विसरण, कणों का विसरण डॉट 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 में अधिक तीव्र होता है। अब कौन नहीं जानता वायु में होना चाहिए। उच्च तापमान पर गैस में अधिक तीव्र हो सकते हैं, प्रबल आकर्षण में तो वो तो कमजोर होगा। निम्न गतिज ऊर्जा नहीं, उच्च गतिज ऊर्जा होता तो सोचते भी। बड़े अणु वाले ठंडे तरल में कम होगा, इसलिए उच्च तापमान पर गैसों का विसरण अधिक तीव्र होगा। ए इसका सटीक आंसर, ए इसका सटीक आंसर। चलो उस सही कारण का चयन कीजिए जो इसकी व्याख्या करता है कि क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करता। मतलब कौन गुण है जो ग्लूकोज और एल्कोहल का चालन नहीं करता? ग्लूकोज और एल्कोहल का चालन नहीं करता है, इसका कौन सा गुण है जो पूछ रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ग्लूकोज और एल्कोहल अम्ल नहीं होता है, अम्ल होता तो हमें खट्टा लगता, क्योंकि वे विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। अब देखो विद्युत का चालन की बात कही जा रही है, और जब तक अगर कोई आयन बनाएगा नहीं तो वो विद्युत के चालकता कहलाएगा नहीं, क्योंकि शीघ्र बाष्पित होते नहीं, धातु बन जाते नहीं, क्योंकि वे विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। निम्नलिखित में कौन सा कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल को दर्शाता है? प्रबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर, तो लोहे का छड़ से ज्यादा कोई मजबूत है, इसलिए प्रबल आकर्षण बल को दर्शाता है लोहे की छड़। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण सही रूप से संतुष्ट है? ये बताओ। F यहाँ F ही 3 गो, यहाँ 3 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन यहाँ 4 गो हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 8 गो, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो, पहला समीकरण संतुलित नहीं है। लोहा 3, लोहा 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4, ये भी गलत। लोहा 1, लोहा 3, ये भी गलत। लोहा 2 गो है, यहाँ 3 दूना 6 गो है। काहे जी, कहाँ मिस कर रहे हो विनोद? फिर से संतुष्ट करो, फिर से संतुष्ट करो। हाइड्रोजन 2 दूना 4 ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, Fe3 यहाँ 3, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ये भी नहीं। कुछ तो समीकरण गलती AI टाइप किया है, हम देख लेते हैं। AI टाइप किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। 3Fe, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O और 4H2O। हाँ यहाँ देखो मिसफिल्ड किया, यहाँ 4H2O होगा, ये टाइप मिसफिल्ड हुआ है, यहाँ 4H2O होगा, क्योंकि सभी तरह अणु बराबर होना चाहिए। इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो था तो इसी में ना। Fe3, Fe3, हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4। समीकरण B4 बाहुबली संतुष्ट है, B4 बाहुबली संतुष्ट है। आगे आओ। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार H2O हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? देखो H2O, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, 2 गो है, इसलिए 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, तो ये 2 अनुपात 8 अर्थात 1 अनुपात। वैसे स्थिर अनुपात के नियम से ना, स्थिर अनुपात के नियम से ना, स्थिर अनुपात के नियम से, तो इसकी परमाणु संख्या लो। स्थिर अनुपात का नियम क्या कर रहा है? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, तो सही तो चल रहे थे, इसका ये 2 हो गया, ये 16 हो गए, 1 अनुपात 8 इसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान 1 अनुपात 8 होंगे। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएंगे। द्रव्यमान का अनुपात कह ही रहा था, हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान होता, 2 गो हाइड्रोजन, इसलिए 2, ऑक्सीजन 8 दूना 16,
तो 1:8 D4 देवसेना, D4 देवसेना। चलो, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। क्यों? मजबूत आयनिक आबंध बनाता है या पानी में आसानी को सोख लेता है, मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम तापमान पे पिघलता है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक इसमें, अब ए और सी पढ़ो, ए और सी पढ़ो, और इसमें सबसे ज्यादा तुमको क्या लग रहा कि जब तक कोई भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या वह विद्युत का चालक बनेगा? तो ये मजबूत आयनिक बंधन होता तो नहीं बनेगा, कमजोर होगा तो सोचा भी जाता। सी इसका सटीक आंसर, सी इसका सटीक आंसर। चलो, निम्नलिखित में कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? जब भौतिक परिवर्तन नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का क्वथन होना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार मोमबत्ती जल गया तो दोबारा हम मोमबत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार मोमबत्ती जल गया तो दोबारा मोमबत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलो, 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12। एक उदासीनीकरण परमाणु, परमाणु द्रव्यमान N और P, तो 12 10 11 दूना 22 1 23, 23 इसका क्या होंगे? परमाणु द्रव्यमान होंगे। 23 इसका क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। कौन सा कथन संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता? मतलब दो गो के मिला के एगो बना दो। दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करना नहीं, एक तत्व अपने यौगिक से दूसरे में विस्थापित नहीं, दो अभिकारक सरल उत्पाद में विघटित भी नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एक सरल एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो D4 देवसेना, D4 देवसेना। चलो, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है? अतः संयोजित नहीं हो रहा। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये संयोजित अभिक्रिया है। यहां नहीं वाला पूछा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लो, संयोजित हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3 बन गया, संयोजित हो गया। यहाँ HCl NaOH, तो देखो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए विस्थापित अभिक्रिया है, ना कि संयोजन अभिक्रिया। D4 देवसेना, D4 देवसेना। चलो, किसी तत्व का द्रव्यमान किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग पर। सी इसका सही उत्तर। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से डॉट 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 और क्षार से खाली स्थान का संयोजित होता है, जिससे जल का अणु का निर्माण होता है। तो देखिए, अम्ल में हमेशा, अभी हम इसके पहले एक जो लिख के बताए थे उसमें बताए थे कि अम्ल में क्या होता है और क्षार में क्या होता है। इसको थोड़ा सा याद करो तुम, इसको थोड़ा सा तुम क्या करो, याद करो कि अम्ल में क्या होता है और क्षार में क्या होता है। तो देखो, यही चीज बोले थे ना कि अम्ल में हाइड्रोजन प्लस होते हैं और क्षार में OH माइनस होता है, OH माइनस होते हैं। कहाँ गया भाई? अम्ल में OH होगा नहीं, हाइड्रोजन माइनस नहीं, हाइड्रोजन प्लस, OH प्लस नहीं। तो ये रहा D4 देवसेना कि जो भी अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं और क्षार में OH माइनस आयन होते हैं, क्षार में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? रासायनिक गुणधर्म, उसके रसायन की बात कही जा रही है। क्वथनांक, गलनांक, तरलता या वायु में ज्वलन। देखो, उसका ज्वलन रासायनिक गुण को दर्शाएगा। उसका ज्वलन कौन गुण को दर्शाएगा? रसायन, क्योंकि वह उसके अंदर की बात है, ना कि बाहर की बात है। तो वायु में ज्वलन। निम्नलिखित में कौन सा कण द्रव्यमान की संख्या का योगदान देता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। B4 बाहुबली। निम्नलिखित में कौन सा कथन धातु के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता? भौतिक गुणधर्म धातु का होना चाहिए। धातु उष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। धातु ध्वनिक होते हैं और टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है। देखते हैं, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। ये उसको भंगुर होकर के पीटने पर आसानी से टूट जाएगा, नहीं, आघातवर्धीयता का गुण उसमें होता है। अब इसको पढ़ो, धातु ध्वनिक होता है, टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करता, हाँ करता है, ये बात तो हम जानते हैं। पर धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या निम्न होता है? क्या निम्न होता है? इसको पढ़ के बताओ। निम्न होता नहीं जी, उसका उच्च होगा। अगर वह निम्न होता तो वो धातु होता ही नहीं, ठीक है ना। चलो, ये हो जाएंगे। धातु का ध्वनिक गुण होता है। अब लोहा में हथौड़ी से मारो तो टकराएगा तो आवाज उत्पन्न नहीं करेगा, करेगा तो B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलो, परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर है, कहाँ किस में मापा जाता है?
मापा जाता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किस में? नैनोमीटर में। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, वैसे मीटर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या नैनोमीटर ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, अवश्य ले सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आयनों का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक संख्या वाला एक अणु है। देखिए ये तो नहीं के पहले कह सकते हैं। परमाणु के संयोजन से बना एक उदासीन कण होता है, ये भी नहीं कह सकते। एक परमाणु या परमाणुओं के समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। और यहाँ पूछा क्या, एक इधर देख लेते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या वाला एक परमाणु होता है। लेकिन यहाँ आयनों को परिभाषित करना, किसको परिभाषित करना है? आयनों को परिभाषित करना है, आयनों को। तो आयन के बारे में सोचना। चलो फिर से पढ़ते हैं। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक संख्या वाला एक अणु है। नहीं जी, इसमें तो आयन को दर्शाने की बात नहीं कही जा रही है। संयोजन से बना उदासीनीकरण, ये तो अभिक्रिया की बात कह रहा। एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होते हैं, अच्छा वो आयन को दर्शाता है। जैसे जैसे अभी हम बोले अम्ल पे हाइड्रोजन और प्लस और क्षार पर OH माइनस आयन होता है। ये संख्या का नहीं, सी इसका सही आंसर, सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलो, निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेजी से विसरण होगा? गैस में गैस का विसरण सबसे तेजी, इससे ज्यादा और कोई फैल नहीं सकता है तेजी से। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सही ढंग से परिभाषित करता है? स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात स्थिर रहना चाहिए। यौगिक की संरचना तापमान के आधार पर बदलता है। तत्व यादृच्छिक अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। किसी यौगिक का द्रव्यमान सदैव उसके तत्वों को योग से अधिक होता नहीं, योग से अधिक नहीं होगा। किसी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होता है। देखो ये तो तय है कि यादृच्छिक तत्व का यादृच्छिक अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। अभी देखिए ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है कि ऑप्शन को तुम फिर से पढ़ो और इसको समझने का क्या करो, प्रयास करो। वैसे ये निश्चित अनुपात जिसमें दिया उत्तर तो एकदम वही होगा कि एक निश्चित अनुपात में होता, लेकिन फिर से हम ए और बी को पढ़ते हैं। यौगिक की संरचना तापमान के आधार पर बदलता है, नहीं, इसमें अनुपात की बात नहीं, फिर तो स्थिर अनुपात रहेगा ही नहीं। तापमान ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा और कम में मिल जाएगा, नहीं। तत्व यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब अपने खुद की इच्छा पे नहीं होता संयोजित, वो यही सही होंगे किसी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलना ही स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो डी फॉर देवसेना। यहां आ जाओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। मिलाओ अम्ल और क्षार को। कहाँ है अम्ल और क्षार? ये रहा क्षार और अम्ल, नमक और जल बनाया, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होंगे। ये एग्जाम्पल तो हम पार्ट 1 से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन से कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है? संक्षारण अर्थात जैसे जंग लगना, संक्षारण, तो जल, अम्ल, मिश्र धातु या वायु जो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। कौन है जो उत्तरदायी नहीं होते? किसके लिए? संक्षारण के लिए। देखो जल के कारण संक्षारण होते हैं, अम्ल के कारण, वायु के कारण, लेकिन ये मिश्र धातु इसका कारण नहीं है। किसका? संक्षारण का उत्तरदायित्व इसके पास नहीं होता। तो सी सही आंसर। सभी द्वि विस्थापित अभिक्रिया में एक उभयनिष्ठ विशेषता यह है कि देखिए विस्थापित मतलब इसका गुण उसके पास, उसका गुण इसके पास, केवल एक उत्पाद बनाता है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएंगे। अभिक्रिया मिश्रण हमेशा रंगहीन होता है। देखो कलर की कोई बात नहीं हम इसमें कर सकते हैं। दो धातु लवण के बीच धातु आयनों का आदान प्रदान होता है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन पहले डी पढ़ लेंगे तब। अभिक्रिया आरंभ करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, ये हम नहीं कह सकते हैं। उसमें क्या होगा कि लवणों के बीच में जो उसके इसका उसके पास, उसका इसके पास, तो धातु के आयन का आदान प्रदान के कारण ही विस्थापन उसका नाम पड़ा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। जब कोई अम्ल किसी गैर कार्बोनीकृत क्षार के साथ, भाई अम्ल है क्षार है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाता। विशिष्ट उत्पाद क्या कहलाता? तो लवण और जल कहलाता। ये तो पार्ट 1 से में ही जब हम पढ़ाए थे उस समय ही बोले इसको ध्यान में बैठा लो, ये प्रश्न हमेशा छपेगा। पार्ट 2 में भी जब वीडियो रुका उसके बाद भी हम पढ़ाना शुरू किए, फिर भी हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट
को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसका अभिक्रिया लिखो। CaCO3 CaCO3 को हम जब गर्म किए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का उत्पादन हुआ। अभिक्रिया का उदाहरण है। अब खुद सोचो, ये अपघटन हुआ होगा, संयोजन तो हुआ नहीं, विस्थापित हुआ नहीं, दोहरी विस्थापन तो और नहीं हुआ। तो हुआ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, तो अपघटन अभिक्रिया, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सटीक आंसर। चलो, किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता मुख्यतः उसको खाली स्थान निर्धारित करती है। देखिए, अगर हाइड्रोजन प्लस आयन तो जाहिर सी बात हम उसको अम्ल मानते, OH माइनस रहता तो उसको क्षार मानते, लेकिन हाइड्रोजन प्लस की आयन की सांद्रता मुख्यतः उसको क्या निर्धारित करता है? ये चारों गुण पढ़ो और उसका आंसर बताओ कि कौन से गुण को निर्धारित करता है। गैस संपीड्यता गुण। अभी गैस संपीड्यता मतलब जैसे गैस को सिलेंडर में भरा जाता है, क्या उस गुण को हाइड्रोजन प्लस आयन दर्शाता है? सांद्रता नहीं मानेंगे। जलीय अवस्था में अम्लीयता की डिग्री, और ये बात तो पक्का है कि हम जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हाइड्रोजन प्लस मतलब अम्ल, हाइड्रोजन प्लस मतलब अम्ल। चलो, बी में अम्ल नजर आया। धात्विक आबंध की सीमा नहीं, ठोस क्रिस्टल का निर्माण नहीं, तो B4 बाहुबली कि जलीय अवस्था में अम्लीयता की डिग्री को दर्शाता है B4 बाहुबली। चलिए 64 नंबर आते हैं, पढ़ते हैं। अम्ल को जल में घोला जाता है। भाई घोल दो, मना कौन किया? तो क्या होता है भाई? ये चीज अभी जस्ट एक प्रश्न और ऐसा ही था, एक प्रश्न ऐसा ही था, तो क्या हो रहा था? अब सोचो, अम्ल को तुम जल में घोल रहे हो, भाई अम्ल के पास हाइड्रोजन प्लस आयन है तो मुक्त करेगा या लवण का निर्माण करेगा? नहीं जी, अम्ल और क्षार मिलता तो लवण और जल बनता। ये अपने अम्लीयता गुण को त्याग देगा, ऐसे कैसे? एकदम में कैसे त्याग देगा? तब तो फिर गड़बड़ वाली ही बात है। अब एगो गिलास में पानी है और नींबू मिला देंगे तो क्या नींबू पानी मतलब अपना गुण त्याग देगा? गलत बात है। हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करेगा, ये मान सकते हैं, क्योंकि अम्ल के पास हाइड्रोजन है तो वह हाइड्रोजन आयन ही मुक्त करेगा। सी इसका करेक्ट आंसर। चलो, विषमांगी मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? घटकों को अलग नहीं किया जा सकता। भाई किया जा सकता, नहीं काहे करेंगे? किया जा सकता। इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी होती है, ये तो गलत है, ये नहीं है। अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखता है। देखते हैं, यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। अभी देखो, मिश्रण है ना कि यौगिक है। डी कट गया, बाकी ए और सी बचा, ए और सी बचा, ए और सी बचा। तो सोचो आंसर, सोचो क्या होगा? ए और सी बचा, ए और सी बचा। क्या ए को फिर से पढ़ो, घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बालू और पानी के मिश्रण में क्या बालू और पानी को अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो घटक अलग हो गया। ये गुणधर्म अपना अपना सब बनाएगा, बालू अपना गुणधर्म बना के रखेगा, पानी अपना। सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 62 में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में कौन से विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी? जिसके पास अम्लीयता गुण ज्यादा, हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा। अब तुम ढूंढो कि किसके पास अम्ल ज्यादा है, अम्ल ज्यादा है, बताओ। 7 है जो उदासीन है, हाइड्रोजन प्लस की गुण नहीं है। 13 है जो क्षार है, OH निगेटिव होता है। 10 है OH निगेटिव होता है। एकलौता बच गया pH मान 3 वाला, अम्लीय गुण है, अम्लीय में ही हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं। D4 देवसेना, D4 देवसेना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? अब द्विविस्थापन, इसका अणु उसके पास, उसका अणु इसके पास, इसका गर्लफ्रेंड उसके पास, उसका गर्लफ्रेंड इसके पास। कैल्शियम ये विघटित हुआ, यहाँ NO3, अब यहाँ NaCl, तो Ag के साथ NaCl निकल के आ गया और Na के पास से NO3 आ गया। यही है विस्थापन। बाकी तुम देख लो, बाकी कोई होगा नहीं। जिंक के साथ कुछ है ये नहीं था, मैग्नीशियम के ये तो संयोजित हुआ है, तो B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलो, निम्नलिखित अभिक्रिया में संतुलित करने वाले विकल्प का चयन करो। अभी इसको संतुलित करो कि यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ Z है, क्या डालेंगे? सोचो, कैल्शियम तो उतना ही रहेगा। कैल्शियम इसमें कितना है? कैल्शियम एगो है, कैल्शियम यहाँ एक रहेंगे, तो फिर तो गड़बड़ बात है। बाई को क्या करेंगे? जो कैल्शियम भी बदलना चाहिए, तो फिर यहाँ भी कुछ देना चाहिए। हम अभिक्रिया देख लेते हैं, पक्का कुछ तो गड़बड़ ही होगा, पक्का कुछ गड़बड़ ही होगा। अच्छा, XYZ देखते हैं, XYZ
जेड। देखते हैं बाई का मान एक भी तो है, बाई का मान तो पूरा में एक के है, मतलब इतना है कि बाई को एक ही रख दो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, थोड़ा बुद्धि लगा लो। कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, क्लोरीन दूगो, इधर भी क्लोरीन दूगो रहेगा, और क्लोरीन दू करने के लिए इसको दू करना होगा। उसके बाद इधर आ जाओ, कार्बन एक है, कार्बन एक है, रह जाएगा वैसे ही, उसको तो करने की आवश्यकता नहीं। ऑक्सीजन दो, और इधर एक तीन, और यहां ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन भी तीन है। क्या जल को मिला लो, जल यहां दो, वहां भी दो, अर्थात जेड भी एक होना चाहिए, जेड भी एक होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही, कोई परिवर्तन नहीं। तो एक्स का मान दो, बाई का मान एक, जेड का मान एक, एक्स का मान दो इसमें है, बाई और जेड एक एक हैं, बाई और जेड एक एक हैं। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि अब जो टाइप करे एआई, लेकिन दोनों वही है, इसलिए एक्स का मान दो, बाई का मान एक और जेड का मान एक होगा। पर एग्जाम में ऐसा नहीं ऑप्शन दिया होगा, अलग अलग दिया होगा। जब हम शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, शर्करा और जल के कण मिश्रित नहीं होते हैं, तो नहीं होता तो शरबत ऐसी बनता, गलत हो गया। कोलाइड विलयन बनता है, शरबत चीनी अलग रहता और पानी अलग रहता, नहीं, शर्करा के कण जल के कण के बीच में स्थापित होकर समा जाता है, ये होता है, क्योंकि उसको ऐसे ही घोरना पड़ता है, जब घोरते हैं तो चीनी का अणु टूट जाता है, और टूट के पानी में जो जगह छोटे छोटे होते हैं वहां पे जाके समा जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। चलो 50 ग्राम साधारण नमक NaCl, NaCl का वजन 50 ग्राम हो गया, और जल H2O का जल 300 ग्राम हो गया, में घोला जाता है, तो द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर विलयन की सांद्रता का वर्णन करें, विलयन की सांद्रता का वर्णन करें, तो क्या होता है, विलेयी का मात्रा, तो विलेयी कौन घुलेगा कौन, नमक घुलेगा, किस में घुलेगा, किस में घुलेगा, तो बस जल में घुलेगा, और जल नहीं, विलियन की सांद्रता, तो विलियन मतलब ये दोनों हो गया, तो 350, और परसेंटेज के लिए 100, इससे ही खत्म, 7 × 5 = 35, 100/7, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 3 बच गया, ये 30 हो गए, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14.2, 14.28, ए इसका सही आंसर, ए इसका सही आंसर। चलिए 57 नंबर प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प निलंबन का एक गुण है, इसमें निलंबन का गुण बताओ कि कौन है जो एक निलंबन का गुण है। तो क्या कहा जा रहा है, विलेय के कण निस्यपंद प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, गलत बात, कर सकते हैं, कण जमते नहीं हैं, जमते नहीं हैं भाई, ये गलत बात है। पानी में बालू मिलाएंगे तो बालू नीचे जम जाता है, कण को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, गलत बात, देख सकते हैं बाहर, अगर कांच के गिलास में यही चीज घोला जाएगा तो इत्मीनान से देखेंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण बनेगा, डी फॉर देवसेना। चलो आगे पढ़ो। जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, ये ऑप्शन पहले पढ़ चुके हैं, शर्करा के कण जल के कणों के बीच में समा जाता है, अभी इससे पहले दिया था, और ऐसा मत समझना कि रिपीट है भाई, वो अलग शिफ्ट में, ये अलग शिफ्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान CO2, कार्बन का संख्या 6, इसलिए द्रव्यमान इसका 12, ऑक्सीजन का 8, इसलिए 16, और 16 दूना 32, तो कितना हो जाएंगे, 2 2 4, लास्ट में 4 किसका, 44, तो सी इसका सही आंसर। चलो इसको बनाओ। जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, देखो OH- आयन देगा, ढूंढो, अम्ल होता हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न देता, और कुछ नहीं, डी फॉर देवसेना। अभी बाकी विशेष को छोड़ो, 50 तक चलो कम से कम। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान C6H12O6, यहाँ 6 गो है, तो 12 छक 72, और प्लस हाइड्रोजन 12 गो, इसलिए 12, 12 दूना 24, 12 दूना नहीं, एक ही है ना, तो 12 ही होगा। ये इसका 16, 16 छक 96, 16 छक 96, 2 4 6 10, अर्थात लास्ट का 0, लास्ट में 0 सब में है, तो एक बचा, 9 1 10, 1 11, और 11 7 18, 180 AMU, 180 U, 180 U, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलो 52 नंबर प्रश्न पढ़ो। विस्थापन अभिक्रिया के पीछे प्राथमिक रासायनिक क्या है, तो भाई क्या करेगा, इसका उसमें और उसका इसमें, विस्थापित तो यही होगा ना, 2 या 2 से अधिक घटकों का विघटित हो जाना, यह विघटन होगा। एक तत्व यौगिक दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, ये हो सकते हैं सही। 2 अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, ये संयोजन अभिक्रिया। 2 पदार्थ के बीच आयनों का विनिमय होता, देखो आयनों का विनिमय होता है। अब बी और डी को तुम गौर से पढ़ो,
बी और डी को तुम क्या करो, गौर से पढ़ो, आंसर तभी तुमको जा करके मिलेगा। तो बी को पढ़ते हैं। एक तत्व हम तो इसी में है कि विस्थापित होता है, डी पढ़ लेते हैं। आयन की बात नहीं होगी, अर्थात बी फॉर बाहुबली, क्योंकि इसका उसमें और उसका इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बी होंगे। ठीक है, चलो इस प्रश्न को पढ़ो। जब लोहे की बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। परिवर्तन का सटीक वर्णन इनमें से क्या होगा? बना क्या है, जिस पे फोकस करो ना, अभिक्रिया छोड़ो। आयन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ। तो अब रासायनिक परिवर्तन है, ये पहला कह रहा रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बन गया। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया क्या बन गया? पदार्थ बन गया। हम तो यही कहेंगे कि आयरन सल्फाइड बन गया। तो आगे पढ़ो ही मत और इसको आंसर लगाओ। बाकी जितना पढ़ोगे कोई परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न में कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो पढ़ने में 3 मिनट दे दोगे। कौन सा कथन? यौगिक जल के स्थिर अनुपात। भाई स्थिर अनुपात यही कहता है कि बदलेगा नहीं, वही अनुपात में मिलेगा मिश्रण। तो किसी अभिक्रिया में उत्पादन का कुल द्रव्यमान सदैव अभिक्रिया के कुल द्रव्यमान से अधिक होता है। ये तो द्रव्यमान की बात कही, गलत है। यौगिक के गुणधर्म तत्व गुणधर्म के समान होते हैं, गुण की बात नहीं है। आगे पढ़ो पहले। यह एक रासायनिक यौगिक सदैव वही तत्व है जो द्रव्यमान को एक निश्चित अनुपात में करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जब निश्चित अनुपात की बात की जाए तो उसको पकड़ो और इसका सी आंसर सही लगाओ। अभी यहाँ समझिए कि अभी हम इस पार्ट को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो पार्ट 1 तो ऑलरेडी वीडियो रुक जाने की वजह से 20 मिनट अलग हो गया। पार्ट 2 को 1450 तक रोकते हैं। और इसका जो प्रश्न है वो कहां तक चलेगा? तो इसी प्रकार 1289 अर्थात अभी भी बहुत सारे प्रश्न है। 245 प्रश्न टोटल था फिजिकल केमिस्ट्री से, 245 प्रश्न, इसलिए 2 पार्ट इसका और बनाना होगा। तो कल परसों बना के निपटा लेंगे। कल परसों बना के क्या कर लेंगे, निपटा लेंगे। तो इस क्लास को इतना ही रोका जाता है। और बताइए, करंट अफेयर की तैयारी तुम अवश्य करो, सबसे पहले करो। मार वही खाएगा, तुम्हारा रिजल्ट वही गिराएगा। करंट अफेयर भी इसीलिए पढ़ो, स्पीडी ला करके उसको हम धुनट देंगे। ठीक है।